उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू। मुख्यमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता मौजूद। शाम 4 बजे पेश किया जाएगा बजट। $60 करोड़ से अधिक का होगा उत्तराखंड का बजट। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट प्रदेश के विकास के लिए होगा मील का पत्थर। गैरसैंण में विधानसभा आयोजित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर की नारेबाजी। सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, गैरसैंण में होना चाहिए था बजट सत्र। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली बीजेपी में शामिल। कल देर शाम दीपक बाली ने छोड़ी थी पार्टी। और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट। आरटीओ और पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। कई गाड़ियों का काटा गया चालान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीपक बाली ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कल देर शाम दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। दीपक बाली अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कर्नल कोठियाल पहले ही आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीपक बाली को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। महीने भर में ही बाली ने इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की झोली में जा पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को देहरादून यानी कि उत्तराखंड में देखने को मिला। तो बड़ी खबर आपको बताएं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। शाम को ही दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही इस्तीफा देकर अब तो बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल सोनू, लगता है कि आम आदमी पार्टी के नक्षत्र उत्तराखंड में ठीक नहीं चल रहे हैं और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है उससे तो यही जान पड़ता है। और कल देर शाम को उन्होंने इस्तीफा दिया था। मेरी टेलीफोन पर उनसे पर्सनल बातचीत हुई थी। मैंने जानने की कोशिश की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका पार्टी में जो पार्टी में है उनका मन नहीं लग रहा है। इसी तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। कारण क्या रहे होंगे ये तो वो बेहतर जानते हैं। उसके बाद प्रभारी जी से हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनकी कुछ ही देर पहले बातचीत हुई है संगठन विस्तार को लेकर, लेकिन 1 घंटे बाद अचानक इस्तीफा आना, किसी के गले ये बात नहीं उतर रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी में लगातार पतझड़ चल रहा है। कुछ दिनों पहले जिस तरीके से कर्नल कोठियाल ने, जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे भूपेश उपाध्याय, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी तर्ज पर कल देर शाम को दीपक बाली ने पार्टी से दरकिनार अपने आप को कर लिया और आज उन्होंने विधिवत भाजपा की सदस्यता, मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के मदन कौशिक, उनकी अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता यहां पर ग्रहण करी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कारण क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जहां तक बात दीपक बाली की कही जाती है, 1 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी प्रदेश अध्यक्ष की। और पार्टी के जो बड़े यहाँ पर जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी पर्सनल। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर उनको जाना ही था तो आखिर उन्होंने क्यों
प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हामी भरी, और अगर उनको जाना था तो वो कर्नल कोठियाल के साथ जा सकते थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वो बने तब किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। कल भी वहां पर कुछ नेताओं की उनसे बातचीत हुई थी, कल भी संगठन विस्तार को लेकर बातचीत हुई थी, कल कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन अचानक रात को उनकी तरफ से इस्तीफा देना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है या तो उनकी कोई मजबूरी थी या तो कोई महत्वाकांक्षा उनकी बहुत बड़ी थी जो शायद बीजेपी में जाकर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। पहली चीज तो एक स्पष्ट है कि राजनीति में अब विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई कहीं ना कहीं अब खत्म हो चली है। हर राजनीतिक दल की, हर नेता की एक ही विचारधारा है, सत्ता पाना। और दीपक बाली जिस बल के साथ पार्टी को प्रदेश में खड़ा करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। एब्सोल्यूट पावर वो चाहते थे, संगठन में विस्तार चाहते थे और एक तरफा निर्णय वो लेना चाहते थे। उस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ी। केजरीवाल से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे थे केजरीवाल के सामने, उनमें कहीं ना कहीं अंतर विरोध थे। उस वजह से क्या पार्टी छोड़ी है? बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि अंतर विरोध था, क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रदेश प्रभारी जो आम आदमी पार्टी के हैं दिनेश मोनिया, उनको मैं पर्सनली जानता हूं और हम क्योंकि पत्रकार हैं तो लगातार हम कवर भी करते हैं यहाँ पर स्टोरीज को, और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से कर्मठता से यहाँ पर दीपक बाली काम कर रहे थे, उसी कर्मठता को देखते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं सोनू की यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दिनेश मोनिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी यहाँ पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, लेकिन अचानक यहाँ पर पार्टी को छोड़ना और बिना बताए यहाँ पर ना तो दिनेश मोनिया को किसी तरह का कोई संदेश यहाँ पर दिया गया, और जो यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा भेजा है उसमें प्रतिलिपि के नाम पर उन्होंने दिनेश मोनिया को यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा है। और अगर पार्टी का ये कहना है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो पार्टी फोरम पर आकर बातचीत करते, अगर कोई नाराजगी थी तो आपस में बैठकर उस नाराजगी को सुलझाया जा सकता था, लेकिन अचानक यहाँ पर पार्टी को दरकिनार कर देना और ये कहना कि यहाँ पर वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अति महत्वाकांक्षा के चलते भी ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। अगर हम पॉलिटिकल ट्रेंड को देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें हम हाल ही में, तो जिस तरह से जो दल बदल का खेल चल रहा है देश भर में, और अलग अलग पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, अन्य राजनीतिक दलों के हों, वो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। सब एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं कि हम केंद्र सरकार की नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से हम काफ़ी प्रभावित हैं, चाहे वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा हो। तो ये एक ट्रेंड है नेताओं का, जब भी वो किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इन चीज़ों को वो आगे रखते हैं, राष्ट्रवाद को आगे रखते हैं। तो पार्टी में शामिल होने के बाद दीपक बाली ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया क्या? देखिए, अभी तक कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है मीडिया में। और यहाँ पर मैं बात करूं जिस तरीके से महत्वाकांक्षा का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि दीपक बाली बड़े ही प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन साथ में वो एक बिल्डर भी थे, कई तरह के उनके व्यवसाय चल रहे थे। चुनाव से ऐन पहले उन पर ईडी का छापा उनके रिश्तेदारों के घर पर पड़ा था, तो इन चीजों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो हो भी सकता है कि या तो ईडी के डर के कारण वो बीजेपी का उन्होंने दामन थामा हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, और काशीपुर में भी नगर निकाय का चुनाव होना है। तो हो सकता है कि उस नगर निगम को लेकर भी उनकी महत्वाकांक्षा शायद जागी हो, और क्या पता ऐसी भी हो सकता है कि डील हुई हो कि उसको चलते वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो क्या माना जाए, संकेत साफ है, या तो धंधा कर लीजिए या धंधा बंद कर लीजिए। जांच एजेंसियां जो हैं लगातार पीछे पड़ रही है, और इसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि या तो आप बीजेपी में आ जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर जो ईडी है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां हैं, वो पीछे घूम रही हैं। देखिए, जहां तक बात अगर विपक्ष की है तो विपक्ष जाहिर तौर पर आरोप लगाता है, और ईडी को लेकर भी यहाँ पर कई तरह के हमने यहाँ पर केसेस देखे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि कई ऐसे नेता थे जिन पर ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और वो पाक साफ हो गए। ऐसी चीजें हैं, राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पर चलते रहते हैं। और अब देखिए कि आने वाला समय है, आने वाले समय में भले ही वो किस महत्वाकांक्षा से बीजेपी में गए हैं, तो अब क्या बीजेपी उनको नगर निगम का चुनाव का टिकट यहाँ पर देती है, उनको मेयर का टिकट यहाँ पर देती है, या फिर कोई जिम्मेदारी उनको देखती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक ट्रेंड और हमने देखा है कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनकी कोई शर्तें नहीं होती है, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है। बीजेपी अगर हमें एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर भी शामिल करती है तो हम सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हम काम करने को तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सोनू, ये जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल बयान होता है किसी भी नेता का, और
एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर दूसरी पार्टी में जाता है, शामिल होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। और अब अगर वो बयान देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि उनको कोई किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए, वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, तो शायद मैं समझता हूं कि ये एक मूर्खता से ज्यादा बयान और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि दुनिया जानती है, लोग जानते हैं कि जब इतने बड़े पद को छोड़कर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको इतना सीनियर पद दिया। मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव थे, चुनाव से पहले उनको कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद वो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, और अब उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो पार्टी ने यहां पर अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास किया था कि यहां पर दीपक बाली को सर्वोच्च पदों पर बिठाया जाए, लेकिन उनका इस तरीके से जाना कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर अखर रहा है। और पार्टी अब मंथन करेगी कि आगामी जो पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, आम आदमी पार्टी, वो सोच समझ कर बनाएगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कि देश के अन्य राज्यों में चुनावी बिसात बिछा रही है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, और पंजाब में हाल ही में अभी सरकार बनाई, और अब तो मध्य प्रदेश के अलावा जो आगामी 5 राज्यों में और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें भी केजरीवाल साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों को उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा झटका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में देखने को मिला है। 1 महीने पहले ही इन्होंने, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद पाया था, और हाल ही में यानी कि देर शाम को इन्होंने इस्तीफा दिया और अब बीजेपी की सदस्यता ले ली। देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। शाम 4 बजे अब उत्तराखंड का बजट पेश होगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। करीब 63,000 करोड़ का ये बजट जो कि पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री इसको शाम 4 बजे सदन में पेश करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं, सदन में 63,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। शाम 4 बजे उत्तराखंड का बजट पेश होगा। सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है, और 63,000 करोड़ रुपए का ये बजट है जो कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ये सरकार का कहना है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे के लिए स्थगित हुई है और 4 बजे फिर शुरू होगी, और बजट पेश भी 4 बजे ही किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक बजट जो विधानसभा में बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है, और अब 4 बजे का समय यहाँ पर रखा गया है बजट पेश करने के लिए। जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो बजट को पेश करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस अब कुछ देर का इंतजार है। कुछ देर के बाद जो बजट है 60,000 करोड़ से ज्यादा का, उसको यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसी को लेकर इस वक्त अब तैयारियां चल रही हैं, जो अपने अंतिम चरण पर है। सत्र के शुरुआती दौर में ही विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कैलाश जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा को लेकर विपक्ष यहाँ पर लगातार ये कह रहा था सरकार से कि जिस तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है गैरसैंण, तो बजट सत्र भी वही होना चाहिए था। इसी को लेकर आज उन्होंने यह हंगामा किया है। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि साफ तौर पर सरकार का ये कहना था कि 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है और यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए, और साथ ही जो राज्यसभा का जो चुनाव होना था, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए जो जगह जो तय है वो विधानसभा देहरादून है, इन दोनों बातों को ही रखते हुए इस सत्र को यहीं पर आहूत करना पड़ा था। और विपक्ष ये कह रहा है कि आपको ये सत्र वहां करना था, जिसको लेकर थोड़ी देर धरना भी आज विपक्ष के नेताओं ने यहाँ पर दिया है। लेकिन उसके बाद विधानसभा स्पीकर वहां पर पहुंची, उन्होंने बातचीत की और उसके बाद सुचारू रूप से सत्र को चलाया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड में आज 5वीं विधानसभा का बजट पेश होने वाला है, जो करीब 63,000 करोड़ रुपए का होगा। आपको बता दें कि आज शाम करीब 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट के बारे में कहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए बजट मील का पत्थर साबित होगा और कहा कि पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआत में ही विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं विपक्ष ने विधानसभा का सत्र जो है गैरसैंण में आयोजित करने की मांग की। सदन में जमकर नारेबाजी की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ तमाम कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सत्र का बेहतर तरीके से संचालन होगा। कि हम ग्रीष्मकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ी शहर में स्थापित करेंगे, लेकिन आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है। ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और हम सब कांग्रेस जन हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। सर्वस्पर्शी सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा, उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दरबार साहिब में मत्था टेका है। अजय कुमार पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ मंडल में भाजपा के महामंत्री संगठन पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की है, सामाजिक विषयों पर चर्चा की है। महाराज देवेंद्र दास ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन और गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया है। इसके अलावा महंत इंद्रेश अस्पताल और गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की ओर से जो चिकित्सा शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो सेवाएं उसमें दी जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। कालाढूंगी में नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 के लिए सभापति उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नसीम जहां ने जीत दर्ज कर ली है। अपनी विपक्षी प्रत्याशी नगमा को उन्होंने शिकस्त दी है। वार्ड के उपचुनाव में नसीम जहां ने 336 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने 156 वोट हासिल किए। मतगणना के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सभासद बनने पर नसीम जहां के समर्थक जीत की खुशी मनाते नजर आए। मेरे वार्ड में जो भी कमियां हैं मैं सब पूरा करने की कोशिश करूंगी, जितना भी मुझसे हो सकेगा। बहुत काम किए हैं हमने सर वार्ड में, आपको सब इस बात का वो खुद ही देखते हैं सर। सर मैं आगे भी यही चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छा काम करूं। जनता को मेरी तरफ से बधाई है, उन्होंने मुझे इतना मतलब आगे बढ़ाया है। वार्ड नंबर 4 जो हमारा कालाढूंगी सदस्य का वार्ड सदस्य का चुनाव था, जिसमें हमारे टोटल जो हमारे जो विधिमान्य मत है 492 पड़े हैं, जिसमें हमारे नगमा एक कैंडिडेट थी कांग्रेस की जिसको 156 और नसीम जहां निर्दलीय थी उसको 336 मत प्राप्त हुए हैं। टोटल हमारे 503 मत पड़े हैं। लालकुआं में स्वास्थ्य विभाग ने 100% टीकाकरण के लिए घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल और क्लस्टर टीमें रोस्टर के हिसाब से वैक्सीनेशन करेंगी। इस दौरान आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि टीकाकरण के घर घर दस्तक कार्यक्रम में 12 से 14 साल और 15 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा।
टीकाकरण का एक प्रोग्राम है जिसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे ब्लॉक में आज से शुरुआत इसकी की गई है, जिसमें हमारे द्वारा टीमें बनाई गई हैं और रोस्टर वाइज सारे गाँवों में हमारी टीमें जाकर हर गाँव में जाकर सभी पात्र लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी और आशा हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित होती हैं। ये सामूहिक प्रयास होगा और जिसमें स्वास्थ्य विभाग और भी पंचायत राज विभाग, अन्य विभाग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब पार्किंग में खड़ी कार अचानक गंगा नदी में जा गिरी। खबर मिलते ही जल पुलिस और फ्लड कंपनी के जवान मौके पर पहुंचे, कार को बाहर निकाला। दिल्ली से आया पर्यटक अपनी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर ब्रेक लगाना भूल गया था, जिससे अचानक पार्किंग में खड़ी कार नदी में जा गिरी। ये हम चौकी पे मौजूद थे तो सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है गंगा नदी में बह गई। हम तुरंत ही जो है मैं फोर्स के जल पुलिस, आपदा राहत दल और चौकी पुलिस को लेकर तुरंत ही घाट पर आए। घाट पे देखा तो ये गाड़ी जो है गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। फिर तुरंत ही राहत दल को साथ में लेकर और 72 सीढ़ी के आसपास हम आपदा राहत दल ने, जल पुलिस ने गंगा नदी में कूदकर और गंगा नदी कार को सकुशल बाहर निकाला। सर ये कहाँ से भई है? ये कार जो है पार्किंग में खड़ी थी और चालक ने हैंड ब्रेक नहीं लगा रखा था, जिस कारण से कार अपने आप गंगा नदी में चली गई। लोहा घाट में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क और चौराहों से कई वाहनों को हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के जाते ही लोगों ने फिर से वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर दिया। इस पर एसओ जसबीर चौहान ने कहा कि अगर वाहन चालकों की ऐसी ही मनमानी चलती रही तो कड़ी कार्रवाई होगी। वाहन क्रेन से खींचकर थाने ले जाए जाएंगे। सड़क से सभी किनारे जो खड़े वाहन हैं उनको हटाया जाएगा और लोगों से भी उन्होंने यही अपील की है कि अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा करें। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन हम लोगों को दिया था, जिसके तत्वाधान में आज हमारे द्वारा सुबह से ही जो अवैध तरीके से रोडों पर गाड़ियां लगा दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये हमारे शीतला माता मंदिर से लेकर हथरंगा तक हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई और कुछ वाहनों के चालान काटे और इन लोगों को हमने हिदायत की गई सभी लोग अपने वाहन नगर पालिका प्रांगण में लगाएं और अगर पुनः भी इस प्रकार यातायात बाधित करेंगे, रोड पे गाड़ियां लगाएंगे, चौराहों को घेरेंगे तो हमारे द्वारा इनकी गाड़ियों को टो करके थाने लाके सीज किया जाएगा। अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते नई टिहरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की है। संवाद कार्यक्रम में शिरकत भी की है। इस मौके पर उन्होंने आपको बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको ऐसे दूर दराज के इलाके में हमको भेज रहे हैं और अपने अपने राज्य में हम कभी जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप दूसरे राज्य में जाओ, उधर बात करो, उधर का स्थिति समझो, हमारा स्कीम कैसे अनुष्ठान हो रहा है उसका एग्जामिन करो और हमारे सब एमपी एमएलए विशेषतः जहाँ हमारा सरकार है उधर के मंत्री लोगों से बात करके केंद्र और राज्य सरकार के जो स्कीम है वो स्कीम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। और अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से, जहां पर किसानों के वार्षिक अधिवेशन यानी कि पानी की किसान कुंभ में पहली बार हिस्सा लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे। उन्होंने राकेश टिकैत के गुट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत की मनमानी का किसान शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, अब जो किसानों की बात करेगा वही जमीन पर राज करेगा। और यदि कहीं नहीं मानी गई हमारी बात तो महाभारत भी करना पड़ा। आजकल महाभारत धनुष बाण का नहीं होगा, आजकल महाभारत होता है किट्टी हराओ पिट्टी जिताओ। तो कहने का तात्पर्य है हम यदि भाजपा का समर्थन, एक ईमानदार पार्टी, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को देखा, आपके देश में मोदी बाबा को देखा, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मांग छोड़ दी हो। किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग का सदस्य किसान हो और किसान आयोग के सदस्य किसान हो, वो जो कीमत तय करें उस पर
उस पर खरीद की जाए। खबरों में इतना ही। नमस्कार।